गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। इस किस प्रकार से शुरू हुआ था और इस युद्ध में जर्मनी का व हिटलर का कितना योगदान था और किस रणनीति के तहत हिटलर ने बाकी देशों पर कब्जा किया था। वीडियो में बने रहे अंत तक। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1919 जिस साल वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हुआ था, एक फेमस पीस ट्रीटी साइन की गई थी जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइली भी कहा जाता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज था जो आर्टिकल 331 था, जिसमें लिखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 से जो नुकसान हुआ था वो जर्मनी पे करेगा। वर्ल्ड वॉर गिल्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कहा गया था कि इस युद्ध में किसी देश को कितना भी नुकसान हुआ हो, गलती जर्मनी की है। एक्चुअली फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि जर्मनी इसे हराने की एक बड़ी रकम पे करे, वे अपना नुकसान जर्मनी से ही पूरा करना चाहते थे। इस ट्रीटी ऑफ वर्साइले के अनुसार जर्मनी को लगभग $33 बिलियन का फाइन चुकाना होता है। इसे आज में देखा जाए तो ये लगभग $270 बिलियन हो जाता है। ये इतना दिख था कि जर्मनी ने आखिरी पेमेंट 2010 में की थी, लगभग एक सेंचुरी की इसे भरने में लग गई थी। ये पैसा देश से आता है, इसकी जनता से आता है। इसकी फर्स्ट पेमेंट 1921 में की गई थी और इसके बाद जर्मनी में एक हाइपर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। उस समय जर्मनी की करेंसी का नाम जर्मन मार्क था और बड़ी तेज़ी से डिवैल्यू होती है। आप ये देखिए, 1922 में एक ब्रेड पैकेट की कीमत लगभग 10 मार्क थी और 1923 में यानी अगले साल ही इसकी कीमत बढ़कर 200 बिलियन मार्क हो जाती है। इसमें देश की इकोनॉमी का विनाश हुआ और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। इन खराब हालात में आते हैं एडोल्फ हिटलर, एक यंग और ब्रेव पॉलिटिशियन लीडर जो जनता को अपने स्पीच से लोगों को बहकाना आसानी से जानता है। 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मन गवर्नमेंट को ओवरटेक करने की कोशिश करती है, लेकिन यह अटेम्प्ट फेल हो जाता है। लेकिन हिटलर की मास पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में बहुत बढ़ जाती है। चारों तरफ रूमर फैलाई जाती है। जर्मनी को जो डिसरिस्पेक्ट हुई है, इसके कारण देश में रहने वाले एंटी नेशनल बताए जाते हैं। लोग बहुत दुखी थे, जिसके चलते उन्हें आसानी से बहकाया भी जा सकता था। हिटलर कहता है कि देश में जो ज्यूज और सोशलिस्ट रहते हैं उनकी यह गलती है, इनकी वजह से देश का नाम खराब हुआ है, और अगले 10 साल में फुल प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। मीडिया को इसके बारे में पे किया जाता है और आकर्षक भाषण दिखाए जाते हैं। 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन भी देखी जा सकती है और देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। 1933 में 6 मिलियन से अधिक पीपल एम्प्लॉय हो जाते हैं और लाखों लोगों को होमलेस होना पड़ता है और बच्चे भूख से मरने लग जाते हैं। इसके बाद 1933 में हिटलर खुद को डिक्टेटर ऑफ जर्मनी घोषित कर देता है और देश का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और अपने सपने यानी जर्मन एम्पायर को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है, जिसे जर्मन रिच भी कहा जाता है। 17 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था वो ज्यूस के कारण हुआ था, जिसके चलते ही सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। 1935 में बाकी दुनिया को पता चलता है कि जर्मन के पास एयरफोर्स है। ये आपको लगेगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी देशों के पास अपनी एक आर्मी होती है, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइली में लिखा था कि जर्मन के पास कोई फोर्स या आर्मी नहीं हो सकती। लेकिन इसमें ब्रिटेन में बहुत लोगों को लगता था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइली में जर्मनी के साथ बहुत अनफेयर हुआ है, जर्मनी से इतना ज़्यादा पे करना बहुत ही गलत है। इनकी हालात क्या रही होगी और देश की कोई मिलिट्री नहीं होगी, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जून 1935 में ब्रिटेन ने एक एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन किया। इसमें कहा गया कि हिटलर के पास अधिकार है कि वे नेवी बना सकते हैं, लेकिन जर्मनी में बहुत बड़ी मिलिट्री ने फ्रांस को अलर्ट कर दिया था। फ्रांस ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर लगभग 450 किलोमीटर लंबी एक फॉरेस्ट लाइन खड़ी कर दी थी और इसे मेजेंटाइन लाइन नाम देता है। 1938 में जब हिटलर को लगता है कि उसकी मिलिट्री पूरी तरह से तैयार है, तब हिटलर अपने पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया पर कूच कर देता है। ऑस्ट्रिया देश हिटलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो चाहता था कि सभी जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज एक यूनिट नेशन हो जाए। इसका एम ये नहीं था बाकी देशों पर कब्जा किया जाए, बल्कि उनके रिसोर्सेज को अपने अंडर किया जाए और अपने देश को एडवांस किया जाए। वो अपने आर्यन रेस को सुपीरियर मानता था, उन्हें वो लिस्बरियन मानता था, उन्हें एक लिविंग स्पेस देना चाहता था ताकि वो फ्रीली रह सकें।
1938 में हिटलर ऑस्ट्रिया के चांसलर कर्ट शुचिंग से मिलता है और उन्हें फोर्सफुली एक साइन करवाया जाता है और ये एक एग्रीमेंट था। इसे हिटलर प्रो नाजी लोगों को ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट में शामिल कर देता है। ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट अपने लोगों को इकट्ठा करके इनफर्टाइल किया जाता है। एग्जाम्पल के तहत डॉक्टर हैंस फ्यूजिंग को ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है और वो भी एक नाजी था, और जो लोग नाजी जेलों में बंद थे उन सबको फ्री कर दिया जाता है। कुछ ही महीने में चीज़ें बस से बाहर हो जाती है। ऑस्ट्रियन चांसलर ने इनफर्टिलेशन को रोकने के लिए लोगों से ये कंसल्ट किया। इसे पूछा गया कि ऑस्ट्रिया एक कंट्री चाहता है या फिर नाजियों लोगों के साथ यूनाइटेड कंट्री चाहता है। उसने इसके बारे में एक इलेक्शन की तरह नेशनल वोट तय किया, जिसे हिटलर को ये पता चलता है वह अपनी आर्मी लेकर ऑस्ट्रेलिया पर मार्च कर देता है। इसके अनुसार ये जो स्विट्जरलैंड का क्षेत्र है वह जर्मनी को दे दिया जाएगा अगर हिटलर कोई वार ना करने का वादा करे तो। पर एक साल भी नहीं लगता ये एग्रीमेंट तोड़ने में। मार्च 1939 में हिटलर अपनी आर्मी के साथ चेलेस्कोवा को हड़प लेते हैं। पहले लोकल लोग भी इसमें फाइट करते हैं पर जर्मनी आखिर में जीत ही जाता है। इसके दो टुकड़े किए जाते हैं, एक जो जर्मन के पास रहेगा वह दूसरा जो नाजी क्लाइंट स्टेट में भी रहेगा। एक नकली गवर्नमेंट रिप्लेस की जाती है। हिटलर लगरी कंट्री पोलैंड को देखता है। पोलैंड पर काबू पाने के लिए वह चालाकी से 1939 में सोवियत संघ के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन कर देता है। अब लोगों को लगेगा कि हिटलर सोवियत यूनियन व कम्युनिटी से आइडियोलॉजी के बफर करता था, पर अब क्या हुआ? इसी कारण से वो पोलैंड को इनोवेट कर लेता है। सोवियत भी खुद इसका एक हिस्सा चाहता था। यहाँ मिलकर दोनों देशों के विचार मिलते थे। 1 सितंबर 1939 को करीब 10 लाख जर्मन ट्रूप्स पोलैंड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वे दोनों नॉर्थ व साउथ पोल से अटैक कर देने की योजना बनाते हैं। दूसरे देश हैरान थे। यूके व फ्रांस की हद पार हो गई थी। उन्हें लगता था कि हिटलर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन उनका भी नंबर लगा देगा। दुनिया का क्या होगा वे और सहन नहीं कर सकते थे। यूके जर्मनी को एक अल्टीमेटम देता है, अगर वे पोलैंड की तरफ गए तो जर्मनी के खिलाफ एक युद्ध डिक्लेयर कर देंगे, मगर हिटलर इसे अनदेखा कर देता है। इसके साथ यूके जर्मनी के खिलाफ वार डिक्लेयर कर देता है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर देते हैं। यूके के पीएम रेडियो पर ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया है, पर इससे कोई वर्ल्ड वॉर 2 शुरू नहीं हुआ था। ये तो केवल एक फोनी वॉर कहला है, क्योंकि असली युद्ध तो शुरू भी नहीं हुआ था। कहने को तो युद्ध डिक्लेयर हुआ था, पर पोलैंड को कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिला था। पोलैंड आर्मी के पास पुरानी तकनीकें थे। वे जर्मन आर्मी के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। न ही ब्रिटेन और न ही फ्रांस इसे बचा पाए। 13 लाख लोगों से भी अधिक लोगों को पोलैंड की तरफ मोबिलाइज किया हुआ था, पर जर्मनी आर्मी को इसे हराने के लिए 1 साल भी नहीं लगा। 8 सितंबर 1939 को जर्मन ट्रूप्स ने पोलैंड को हड़प लिया था। यह हिटलर की एक वार फोर्स स्ट्रेटजी थी, ब्रिटलाइज। इसे यूज करके हिटलर ने कई देशों को हड़प लिया था। ये स्ट्रेटजी केवल स्पीड और स्टेल्थ पर फोकस थी। टास्क इतनी जल्दी काम करता था कि दूसरी कंट्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिलता था, और बाद में एयरफोर्स इसे ज्वाइन करती थी। ये लिफित के नाम से भी जाना जाता है और इनोवेजन लाइटनिंग स्पीड की गति से होगा। जर्मन भाषा में ब्रिटलाइज का मतलब है लाइटनिंग। हिटलर केवल छोटी वॉर्स लड़ता था जो आसानी से जीती जा सकती थी। इसे ब्रिटलाइज को पूरा करने के लिए जर्मनी के सोल्जर्स को ड्रग भी दिए जाते थे। प्रिविटोन ड्रग बड़ा कॉमन है और आज के समय में इसे क्रिस्टल मिथ के नाम से जाना जाता है। इस ड्रग को ले लेने से थकान व नींद नहीं आती थी। ये भूख व प्यास को भी मार देता था और पेन को दूर कर एक कॉन्फिडेंट बूस्ट देता था। ये ड्रग सोल्जर्स को एक एनॉर्मस एडवांटेज देता था। कुछ समय के लिए वॉर जीतने के लिए ठीक था, पर लॉन्ग टर्म में ये हानिकारक था। विरोधी रातों को सोने में अपना टाइम जाया करते थे और जर्मनी के सोल्जर दिन रात लड़ते रहते थे। टास्क को 2 से 3 दिन में ही ख़त्म कर देते थे। आगे वीडियो में चलने से पहले आपको अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिएगा और इन्फॉर्मेशन लग रही है तो वीडियो सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। अब हम वापस पोलैंड पर आते हैं। हिटलर ने केवल पोलैंड को ही नहीं बल्कि सोवियत संघ के भी कुछ हिस्से हड़प लिए थे। हारने के बाद ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। आधा नाजी जर्मन को वह चला जाता है, वह आधा सोवियत को मिल जाता है। सोवियत इस पर कहता है कि रशियन रेवोल्यूशन से पहले ये हमारा था, पर सोवियत के अनुसार 1917 से पहले फिनलैंड भी रशियन एम्पायर का पार्ट था। स्टालिन को डर था कि जर्मन फिनलैंड को पर भी काबू पाएगा और स्टालिन हिटलर पर ट्रस्ट नहीं करते थे और स्टैनली का शहर लिजनबर्ग फिनलैंड के बॉर्डर से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर था। फिनलैंड पहले ही नाजी जर्मन से ऑक्युपाई कर लिया था। वे स्टालिन के घर के पास ही था। हिटलर का इंतजार करने से पहले सोवियत संघ फिनलैंड की बात करता था, पर फिनलैंड मना कर देता है। तब
सोवियत एक मिलिट्री एक्शन लॉन्च करता है 1939 में। ये एक बड़ी ही बेतुकी सी लड़ाई थी। सोवियत संघ की आर्मी फिनलैंड की आर्मी से बहुत बड़ी थी और हथियार भी एडवांस थे। फिर भी वॉर 2 महीने तक चलता रहा। सोवियत ने कुछ ज़्यादा हासिल नहीं किया। मार्च 1940 में युद्ध समाप्त होता है। इसके अनुसार फिनलैंड सोवियत को जाता है। वास्तव में हिटलर का फोकस कभी फिनलैंड की तरफ था ही नहीं। इसका मेन फोकस तो नॉर्वे और डेनमार्क की तरफ था। अप्रैल 1940 से ही हिटलर प्लान्स तैयार कर रहा था कि जीत कैसे प्राप्त की जाए। 9 अप्रैल 1940 को हिटलर फिर से नॉर्वे व डेनमार्क पर ब्रिटेलाइज स्ट्रैटेजी का यूज करता है और दोनों छोटी कंट्री होने के कारण लड़ाई अधिक दिन तक नहीं चलती। नॉर्वे गवर्नमेंट लंदन की तरफ जाती है और वहां गवर्नमेंट एक्साइल सेटअप करती है। नॉर्वे में हिटलर प्रो नाजी गवर्नमेंट बनाता है। ब्रिटिश पीएम चेम्बरलिन भी अपना फेलियर स्वीकार करते हैं। नाजी इन्वेजन पर इसके चलते 10 मई 1940 को पीएम से रिजाइन करता है और वॉशिंगटन चिरोले को हैंडओवर कर देता है। 10 मई को ही हिटलर फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग के अगेंस्ट वॉर करता है। सबको पता था कि हिटलर और रुकने वाला नहीं है। जैसे तैसे करके फ्रांस ने एक मेजेंटा लाइन तैयार की। उन्हें चिंता थी कि हिटलर उनके खिलाफ होगा। बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर अलाइड फोर्स खड़ी थी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर से हिटलर बिल्क्रिग्ज स्ट्रेटजी अपनाता है। 1000 से ज़्यादा फाइटर एयरप्लेन्स और अराउंड 3 मिलियन सोल्जर जर्मनी के ऑफेंस के लिए लड़ते थे। यही बैटल ऑफ फ्रांस के नाम से जानी जाती है। जर्मनी ने अपने लड़ाकों को 3 जगह पर डिवाइड कर दिया। ग्रुप सी मेजेंटा लाइन पर अटैक करती है। ग्रुप बी नीदरलैंड की तरफ जाती है और बेल्जियम में एंटर कर फाइट करती है। ग्रुप ए इसमें मास्टर प्लान था। ग्रुप सी का मेजेंटा लाइन पर अटैक करते ही डिस्ट्रक्शन पैदा होता है, जिससे ग्रुप ए का मास्टर प्लान शुरू हो गया फ्रांस में एंटर करने का। एडरीज फॉरेस्ट के थ्रू। ये इतना घना जंगल था कि फ्रांस ने कभी नहीं सोची थी कोई यहाँ से आएगा। 40,000 से अधिक मिलिट्री गाड़ियाँ यूज की गई ग्रुप ए द्वारा फ्रांस में एंटर करने के लिए। 5 मई 1940 को स्वीडन पहुंचकर नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करते हैं। ब्रिटिश आर्मी ग्रुप बी के साथ बेल्जियम में फाइट करती है और अचानक पीछे से अटैक होते ही शॉक हो जाती है। तीनों तरफ से ब्रिटिश आर्मी को घेर लिया जाता है। बचने का सिर्फ एक सी का रास्ता रह जाता है। पास में ही डनकर्क पोस्ट से निकलने की सोचते हैं और तब जो हुआ वही वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बनता है। ब्रिटिश व फ्रांस के आर्मी के लगभग 4 लाख से अधिक सैनिक बीच ऑफ डनकर्क पर खड़े थे। इन्हें एगलाइन कहा जाता है और जो हिटलर के आगे करते थे उन्हें एक्सिस पेयर कहा जाता है। इन अलायंस के बचना जरूरी था क्योंकि नाजी आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही थी। 4 लाख सैनिकों के मरने से जो ब्रिटेन और फ्रांस को शौक लगेगा वे अपनी कंट्रीज को इससे खो देंगे। वॉशिंगटन चिरोले प्लान बनाते हैं इन सोल्जर्स को निकालने के लिए। 26 मई 1940 को मिशन डायनेमो लॉन्च किया जाता है। यह आज तक का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन था। जर्मनी आर्मी अपनी बीच पर पहुंच जाती है। जर्मन एयरफोर्स भी उसे अटैक कर रही थी। इस पर क्रिस्टोफर नॉर्मन ने एक फिल्म भी बनाई है। इसमें 3 जगहों पर मेन फोकस किया जाता है। पहला, ब्रिटिश एयरफोर्स नेवल पर काउंटर अटैक होने पर ब्रिटिश शिप्स आती हैं बचाने के लिए जो ब्रिटिश एयरफोर्स द्वारा कवर्ड थी। सेकेंडली इसमें यह था कि नॉर्मल सिटीजन भी इसमें मदद कर रहे थे। तीसरा, लोग सोल्जर्स को बचा रहे थे। 4 जून 1940 को लगभग 3.5 लाख सैनिकों को बचा लिया जाता है, पर बुरी खबर ये थी कि अलाइड फोर्स ने अपने सारे इक्विपमेंट खो दिए थे इस ऑपरेशन को करने में। 22 जून 1940 को फ्रांस हिटलर को सरेंडर कर देता है। उसी समय इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी का शासन था और हिटलर भी उसी का साथ देता है जंग के लिए। 2 कंट्रीज वॉर करेंगी, फ्रांस और ब्रिटेन। 10 जून 1940 को हिटलर ने पड़ोसी देशों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे व बेल्जियम शामिल थे, जिनमें लीजरबैंड तक बड़े बड़े देश शामिल थे। अब सिर्फ केवल 3 बड़े देश रह गए थे, जर्मनी, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। जर्मनी का सोवियत के साथ एक पीस एग्रीमेंट होता था। वो मानता था कि सोवियत अब उस पर अटैक नहीं करेगा, अब केवल बड़ा देश ब्रिटेन रहता है। लेकिन इससे अमेरिका का कोई साथ नहीं था। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कोई शामिल नहीं था। We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. इस वीडियो में जो बताया वह कहा जा रहा है, हम उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, यानी इसी वीडियो के पार्ट 2 के बारे में, जो होगा वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट 2। लेकिन ठहरिए, उस वीडियो को आने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी आने वाली अगली वीडियो के लिए।